गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीएमडी कॉलेज दयालपुर के छात्र छात्राओं का आज के लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए फ्रांस की क्रांति पर आधारित है। मैं नागेश्वर कुमार, सहायक प्राध्यापक बीएमडी कॉलेज इतिहास विभाग, आप सभी का आज के इस टॉपिक पर आप लोगों के जुड़ने के लिए आभारी हूँ। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत के पीछे क्या कारण थे, पहले हमें उन कारणों को जानना होगा। तो फ्रांस की क्रांति के कारणों को देखेंगे तो देखेंगे कि फ्रांस में यूरोप के अन्य देशों के समान ही अत्यंत शोषणपूर्ण एवं प्रतिकूल परिस्थितियां व्याप्त थीं। इन परिस्थितियों में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं ने परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया और क्रांति हुई। फ्रांस की इस क्रांति के कारणों को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की आवश्यकता है। फ्रांस की क्रांति में सामाजिक कारण महत्वपूर्ण थे। संपूर्ण समाज शोषक और शोषित दो वर्गों में विभक्त था। समाज में उच्च एवं निम्न वर्ग के बीच असमानता विद्यमान थी। समाज में उच्च एवं निम्न वर्गों के बीच जो अधिकार थे वह बटे हुए थे। उच्च वर्ग का फ्रांस की अधिक भूमि पर अधिकार था और राज्य से उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, किंतु निम्न वर्ग विशेषकर कृषक एवं मजदूर के पास कम भूमि थी। इनकी जनसंख्या उच्च वर्ग से कई गुनी अधिक थी। इन्हें कुछ अधिकार नहीं थे, किंतु इनके उत्तरदायित्व तो अधिक थे। समाज में पादरी वर्ग का भी महत्व ज़्यादा था और इनके प्रभाव में शोषण और अधिक होता था। इन्हीं स्थितियों ने क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया। फ्रांस की क्रांति के कारणों को राजनीतिक संदर्भों में भी देखे जाने की आवश्यकता है। लुई 14वां युद्ध में अधिक संलग्न रहा। लुई 15वां जो था उसके बाद वह विलासी और अपव्ययी था तथा लुई 16वां एक अयोग्य शासक था। उसमें शासन करने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि वह भोग विलास और राजसलग में डूबा हुआ था और प्रजा के हितों से, प्रजा की समस्याओं से उसका कोई मतलब नहीं था। फ्रांस की सामंती व्यवस्था भी यूरोप के अन्य देशों से अधिक मजबूत थी, जिसमें राजतंत्र काफ़ी कमज़ोर हो गया था तथा कुलीन वर्ग की भूमिका बढ़ गई थी। राजनीतिक निर्णयों पर महारानी के माध्यम से कुलीन वर्ग के प्रभाव ने असंतोष उत्पन्न किया और फ्रांस में क्रांति आई। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारणों के अंतर्गत देखा जा सकता है। शासक वर्ग की युद्धप्रियता, अपव्ययता एवं अयोग्यता ने आर्थिक स्थिति को संकट में उत्पन्न कर दिया। देश पर राष्ट्रीय ऋण काफ़ी बढ़ गए। इसके अतिरिक्त कर प्रणाली भी दोषपूर्ण थी। उच्च वर्ग को अधिक भूमि प्राप्त होने के बावजूद कर नहीं देना पड़ता था, यानी उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी लेकिन वो टैक्स से फ्री थे। इस दोषपूर्ण कर प्रणाली ने आर्थिक संकट की स्थिति को और अधिक गहरा कर दिया। तुर्गो, नेकर, कैलोन, ब्रिने आदि वित्त मंत्रियों को एक के बाद एक बदला गया, किंतु इनके द्वारा सुझाए गए उपाय जो थे उसको स्वीकार नहीं किया वहाँ के राजा ने। फ्रांस की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता था यदि लुई 16वां में अयोग्यता नहीं होती। उसने वित्त मंत्रियों के कर सुधार को मानकर कुलीन वर्गों पर कर नहीं लगाया। उसकी निरंकुशता, दोषपूर्ण शासन प्रणाली, अपव्ययिता एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव ने क्रांति की स्थिति को उत्पन्न किया। जैसे कि लुई 14वां तो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे बनाए हुए मेरे शब्द ही कानून हैं, और लुई 16वां तो अपने सुख में इतना मग्न था, सुख शौक में, कि वह अपने राजदायित्व को नहीं समझा। प्रजा में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उस पर ध्यान नहीं दिया। फ्रांस की क्रांति के अनुकूल दशाएं संपूर्ण यूरोप में विद्यमान थी, किंतु दार्शनिकों की उपस्थिति में फ्रांस में विशेष स्थिति को जन्म दिया। यानी कि जो दार्शनिक थे उन्होंने इस पर ध्यान दिया। फ्रांस में
कई एक दार्शनिक उस समय थे, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो और दिदरो। इन्होंने क्या किया, अपने लेखन के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से प्रजा में जागृति लाई और प्रजा को क्रांति करने के लिए प्रेरित किया, बदलाव लाने को तैयार किया, जनमानस की सोच में परिवर्तन किया, ताकि वे अपनी इस कष्टमय जीवन को छोड़ के सुखमय भविष्य की ओर बढ़ पाएं। दार्शनिकों ने उपरोक्त परिस्थितियों को जनता के सामने रखा और उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित किया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि फ्रांस में व्याप्त परिस्थितियों ने क्रांति की पृष्ठभूमि बनाई और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं एवं कुलीन वर्ग की उदासीनता ने दार्शनिकों की उपस्थिति में क्रांति को मूर्त रूप दिया। अब इस क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी फ्रांस की क्रांति में, उस पर हम लोग विचार करेंगे। फ्रांस की क्रांति के प्रति कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण रहे हैं। इन कारणों का अतिरिक्त फ्रांस में दार्शनिकों की उपस्थिति एक विशेष स्थिति थी, जिसके अंतर्गत व्याप्त परिस्थितियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दार्शनिकों के कारण फ्रांस की क्रांति के पूर्व ही एक बौद्धिक क्रांति फ्रांस में हो चुकी थी। ठीक है, इस बौद्धिक क्रांति में व्याप्त परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, विशेषकर राजतंत्र की निरंकुशता, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार, दोषपूर्ण कर्ण प्रणाली और आर्थिक संकट की स्थिति जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ फ्रांस में विद्यमान थी, और जिससे जनता का असंतोष बढ़ते गया, जिससे बौद्धिक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। वैसे तो ब्रिटेन के जॉन लॉक, न्यूटन आदि विद्वानों ने भी प्रेरणा का स्रोत का काम किया, किंतु फ्रांस की क्रांति का श्रेय मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर एवं रूसो की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मॉन्टेस्क्यू राजनीतिज्ञ था। उसने राजतंत्र के दोषों की आलोचना की, राजा की निरंकुशता के स्थान पर शक्ति के पृथक्करण यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अलग अलग कार्य और अधिकार की चर्चा की। इसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों को भिन्न भिन्न हाथों में रखे जाने की बात की गई, जैसे कि आज के भारतीय संविधान में हम इसका जिक्र देखते हैं। दार्शनिकों के अंतर्गत वोल्टेयर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे फ्रांस के निम्न स्तर के पादरी थे, अतः उन्हें उच्च वर्गीय पादरियों के समान अधिकार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। उन्होंने चर्च एवं शासनतंत्र की आलोचना की, धर्म एवं ईश्वर की तर्क संगत व्यवस्था किया, स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया। वे संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर थे, जैसे कि आज ब्रिटेन में आप देखते हैं। इसलिए उन्होंने प्रगतिशील राजतंत्र के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फ्रांस की क्रांति में रूसो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, विशेषकर उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति का लक्ष्य बनाया जाना उनके विचारों के महत्व को बताता है। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली में प्रकृति एवं व्यक्ति की अच्छाई का वर्णन किया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में समानता की विचारधारा को प्रस्तुत किया है, यानी इक्वलिटी। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के कुछ आलोचनात्मक पक्ष भी थे। उन्होंने व्याप्त परिस्थितियों को एवं उसके विकल्प केवल सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने न तो क्रांति में भाग लिया, न ही प्रत्यक्ष रूप से क्रांति की बात ही की। इसके अतिरिक्त दार्शनिकों ने सदैव मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति का ही विचार प्रस्तुत किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की विचारधाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किंतु इस भूमिका को उत्प्रेरक के रूप में ही देखा जा सकता है। उन्होंने केवल व्याप्त परिस्थितियों का प्रस्तुतिकरण ही किया, इसलिए फ्रांस की क्रांति की व्याप्त परिस्थितियों की देन कहा जा सकता है, न कि दार्शनिकों की देन कह सकते हैं। धन्यवाद।